आपल्या पाल्याचे इंग्रजी बोलणे, इंग्रजी व्याकरण आणि इंग्रजी लेखन कौशल्य सुधारू इच्छिता का? तर आम्ही भुसावळ येथे एके ट्युशन क्लासमध्ये सर्वोत्तम इंग्रजी ट्युशन देत आहोत. आमचे तज्ञ शिक्षक तुमच्या पाल्याचे व्याकरण, शब्दसंग्रह आणि संपूर्ण इंग्रजी कौशल्य वाढविण्यास मदत करतील. आम्ही खालील अभ्यासक्रम समाविष्ट करतो. इयत्ता 1ली ते 10वी साठी वर्ग, CBSE आणि राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम समाविष्ट. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे व्यक्तिगत लक्ष देत विशेष मार्गदर्शन करतो. आमचा पत्ता आहे मित्तल नगर, किफायतुल मस्जिद, भुसावळ. व्हॉट्सअप ॲप किंवा प्रत्यक्ष संपर्क करा 9764589959. विशेष ऑफर, शनिवारी मोफत इंग्रजी डेमो क्लासेस. लगेचच नोंदणी करा कारण मोजक्याच जागा उपलब्ध आहेत आणि तुमच्या इंग्रजी प्रवासाची सुरुवात करा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज के इस प्रोग्राम के सदर और डाइस पे बैठे सभी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज, सामने बैठे मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ये बात सही है कि हमको यानी ओरेटर्स को आइन वक्त पे सब्जेक्ट दिया गया, कोई हरकत नहीं है. मेरे इस पे दिया है कि वक्त 2025 हमको क्यों कबूल. ठीक है, एक 10-12 रोजों से पूरे काम कर रहे हैं तो उसमें ये ख्याल आया था और ये विषय हमारा चल ही रहा था. इसलिए इंशाल्लाह आप सभी को इन शॉर्ट कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा ओरेटर नहीं हूं, अच्छा टीचर्स नहीं हूं, अच्छा उर्दू भाषिक नहीं हूं. इसलिए टूटी फूटी इसमें अल्लाह ताला जो हिदायत देगा, जो आएगी, वो बात आपके सामने पेश कर रहा हूं. अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ये वक्फ एक्ट 95 का जोर से चला, अमेंडमेंट. आपको बता दूं कि ये 1995 का नहीं, तो सबसे पहले ये हमारे इंडिया में 1913 में अडॉप्ट हुआ. 1913 में जब ब्रिटिश कालीन सत्ता थी उस वक्त हुआ. उसके बाद उसमें और चेंज होके वो 1923 में बना. 1923 से बनने के बाद फिर और चला, 1954 तक चला. और 1954 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो वो 1954 में हमको लागू किया. फिर 1954 से वो 1995 तक चला. जब 1995 में उसको पूरी तरह से फुलफिल करके 95 वक्फ एक्ट बनाया गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा. वो 2013 तक चला. 2013 में उसमें फिर अमेंडमेंट हुई और अमेंडमेंट होने के बाद उसका नाम ही हो रहा है, उसको अधिनियम करके 2013 में ऐड किया गया और इस तरह से वो चलता रहा. आप देखना कि जब ये 1995 से 2013 तक चलते रहा, 2014 से हमारी ये हुकूमत आई जो हमारे हर चीज को छीनना चाह रही है. हमारे सामने उन्होंने अभी तक 4 चीजें छीन ली है, अब ये 5वीं चीज उनके सामने आई. उन्होंने, मेरे पहले सर ने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी नजर का ये जब आ गया तो फिर उन्होंने हाउस में 8/8/2024 को ये बिल रखा कि हमको 1995 अमेंडमेंट में अमेंडमेंट करना है बिल. और उसके लिए उन्होंने हाउस में दिया. हाउस में विरोधी पक्ष स्ट्रांग होने की वजह से वो जेपीसी में गया. जेपीसी में जाने के बाद उन्होंने लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 खासदार चुने और 8/8/24 को वो होके वो जेपीसी में गया. आपने देखे कि जेपीसी में जाने के बाद जेपीसी में जो 31 लोग थे उसमें विपक्ष के सिर्फ 13 थे और सत्ताधारी पक्ष के 18 थे. इस तरह से ये जेपीसी होल्ड. जेपीसी में उन्होंने क्या किया कि जेपीसी की मीटिंगें ली बाकायदा. आप थोड़ा डेट पे ख्याल रखो, मीटिंगों पे ख्याल रखो कि 8/8/24 से शुरू हुआ ये सफर. इमीडिएट उन्होंने 36 मीटिंगें ली. 37 मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब ये कंप्लीट हो गया, अब अपने इसको अपने जेपीसी के चेयरमैन के माध्यम से लोकसभा हाउस को पेश करें. उसी दरमियान आपने देखा कि उन्होंने ईमेल और इससे हमारे एप्लीकेशन मंगाए कि किसके कुछ सजेशंस होंगे, किसके कुछ ऑब्जेक्शन होंगे तो वो भेजो. विद टाइम उन्होंने 25 वर्क बोर्डों से कांटेक्ट किया. 25 वर्क बोर्ड के साथ साथ उन्होंने भारत के 10 बहुत बड़े शहरों में जाके विजिट की. इतना ही नहीं तो उन्होंने हमारे 22 एनजीओ के साथ मुलाकात. यह टोटल स्टैटिस्टिकल इसलिए बता रहा हूं कि इतना बड़ा पैमाने पे. उसके बाद आपने देखा कि 97,27,722 इन रिटर्न उनके सामने ऑब्जेक्शन आए. सभी ने दिया.
फिर भी उन्होंने 13 फरवरी 2025 को वो बिल हाउस में डाल दिया। हाउस में डालने के बाद आपने देखा तो उसमें 2 अप्रैल 25 को लोकसभा में डिस्कशन हुआ और देर रात को उसको पास कर दिया। 228 उसके फेवर में गए, 232 उसके अगेंस्ट में गए। ये स्टैटिस्टिकल बड़ा अहम है, क्योंकि अभी हमारे सामने मौलाना ने भी और सर ने भी बताया कि अगर 288 उनके फेवर में जाते हैं, 232 हमारे फेवर में आते हैं, हमारे मीन्स वो वक्फ बिल के समर्थन में आते हैं, तो आप फर्क देखो कि लोकसभा में हमारे एमपी सिर्फ 17 है और हमारे को वोटिंग मिल रहा है 232। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का एक्ट है ही नहीं। दूसरा, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में आपने देखे कि 128 लोगों ने उसको समर्थन दिया, भाजपा जो शासित है, और 95 लोगों ने उसका अपोज किया। इतना स्ट्रांग अपोज, इतने स्ट्रांग निवेदन, इतने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन, इतने स्ट्रांग सब होने के बाद उन्होंने आपने देखा कि 5 अप्रैल को मंजूर किया, 9 अप्रैल को गैजेट होके वो हमारे सामने आ गया। यानी 8/8/24 से शुरू हुआ 1913 का वक्फ जो 2024 तक चला, वो उन्होंने 8/8/24 से लेके यहां पे आके खत्म कर दिया। 8 महीने में डायरेक्ट रिजॉल्व कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। उनके हमारे विरोधी पक्षों के जो जेपीसी के 44 सजेशन थे उसमें से एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया। उनके जो 14 के 14 थे उनको एक्सेप्ट कर दिया। अब ये वक्फ संशोधन लाने की जरूरत क्यों, यह हमारे हाउस में पहले उन्होंने बताया, बहुत अच्छा स्ट्रांग बताया उन्होंने कि हमारे ये वक्फ बोर्ड में फ्रॉड हो रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये वक्फ बोर्ड अब के जो सभासद है वो ये जमीनों का हड़प कर रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड की इनकम से हमारी मुस्लिम महिलाओं को फायदा नहीं हो रहा है, अनाथों को फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको ला रहे। अभी आप सब समझदार तबका बैठा है। बोर्ड किसके अंडर में काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट के गवर्नमेंट में। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो आप उनको उसमें से निकाल दो या उन पे गुने दाखिल करो, उनको अंदर करो, सादी बात है। लेकिन पूरा का पूरा कायदा कानून बदलना और उसको कैंसिल करना, ये कहा कि होशियारी, ये होशियारी इसलिए है कि उन्होंने देखे कि लोकसभा में हमारे गृह मंत्री ने बहुत क्लियर कहा कि वक्फ के पास आज 3.9 मिलियन एकड़ जमीन है, यानी 39 लाख एकड़ जमीन है। और जब 1913 से 2013 तक सिर्फ 1.8 मिलियन एकड़ जमीन उनके पास आई, और 1913 से 2024 तक वो जमीन 2.1 मिलियन एकड़ बढ़ गई। यानी अगर 21 लाख एकड़ जमीन आती है तो उसकी नजर उस पर गई कि अब ये जमीन कैसी दी जाए, ली जाए, इसके लिए उन्होंने कानून लाया। अब जो मेन उन्वान है हमारा कि हमको इसकी नामंजूरी की क्यों चाहिए, हम ये रिजेक्ट क्यों होना चाहिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि वक्फ बाय यूजर यानी जो संपत्ती, भारतातील सर्वप्रथम दिवस आणि रात्र चालणारे झुलेलाल वॉटर पार्क. झुलेलाल वॉटर पार्क यांची भन्नाट ऑफर, 2 जणांसाठी पास फक्त 1099 रुपयात, ज्यात पास वर इयरबड्स फ्री आणि सोबतच वेव पूल, 10हून अधिक मोठे राईड्स, स्विमिंग पूल, किड्स झोन, रेन डान्स, पेंडुलम स्लाइड्स. संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक 98 90 77 08 59. पत्ता लक्षात ठेवा, शिरसोली रोड, जैन फार्म जवळ, अनुभूती शाळेमागे, झुलेलाल वॉटर पार्क, जळगाव. तुम वापर रहे वो तुम्हारा हक है, ये उन्होंने डायरेक्ट कट कर दिया। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के टाइम लास्ट 20 पेजेस आप गूगल पे जाके सर्च करो, 7 कोर्ट के जजेस की टीम वो 20 पेजेस पे बोल रही है वक्फ बाय यूजर नहीं होने की वजह से तुमने तुम्हारा जो मौलिक अधिकार था वक्फ बाय यूजर का, वो बाबरी मस्जिद में तुमने यूज नहीं किया, इसलिए तुम्हारे खिलाफ हमको आस्था और श्रद्धा के खिलाफ हमको जजमेंट लेना पड़ा। 7 बेंच की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट में यह कहती है और हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम ये वक्फ बोर्ड में से वक्फ बाय यूजर ये निकाल दे रहे। दूसरा सबसे बड़ा कायदा उन्होंने किया कि लिमिटेशन ऑफ एक्ट, जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो खत्म कर डाला।
लिमिटेशन एक्ट में आपने देखा कि 1963 का ये जजमेंट ये है एक्ट, उसमें क्लियर कट है कि 12 साल तक आपको वो एक्ट के तहत उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर आपके पास रही तो आपका नाम लग जाएगा। अभी हमारे लिए यो छूट थी 1963 में 107 के तहत कि आप 40 साल के बाद भी 50 साल के बाद भी जब भी आपको लगता है आप अगर वो वक्फ है तो आप उसको बताओ। सर ने बताया कि वक्त पे हाथ रख दे तो हमारी नहीं होती थी, वहां बाकायदा उसका कमिश्नर सर्वे करता था। कमिश्नर सर्वे करने के बाद उसका सर्च होता था, सर्च होने के बाद उसमें सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए जाते थे, जिसके अंडर में उससे पूरा का पूरा उसका नेचुरल जस्टिस से उसका लिखा जाता था। उसके बाद वो जजमेंट होता था, और वो जजमेंट अगर हमारे ट्रिब्यूनल ने दिया तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन के लिए पूरा हक हाईकोर्ट को था। लेकिन वो लिमिटेशन एक्ट उन्होंने निकाल दिया। आपने देखा कि वो 12 साल का एक्ट क्यों है? क्योंकि बॉम्बे में वो जो अंबानी बैठा है ना, उसके पास जो जगह है वो 12 साल के ऊपर की जगह है। अब वो एक्ट का फायदा लेगा। इस तरह से मेन वक्फ बाय यूजर, मेरे पास वक्त कमी है वरना वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन इतनी बढ़िया है, इतनी खूबसूरत है कि हमारे लिए वो बहुत फायदे की है, सभी के लिए फायदे की, लेकिन उसको भी निकाल दिया। तीसरा करा इसने, आपने देखे कि हाउस में हमारा होम मिनिस्टर बोलता है ओनली फॉर टू गैर मुस्लिम आइए। अभी आपको बहुत सोचने का मकाम है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही नहीं, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉइंट को रेस किया हमारे वकीलों ने, और वो पॉइंट पर वक्फ बाय यूजर, लिमिटेशन ऑफ एक्ट, और थर्ड उन्होंने लिया कि आप जो कह रहे हैं कि 2 ही गैर मुस्लिम ले रहे, आपको बताते चलूं जो हमारा बिल पास हुआ है, अभी एक्ट बना है, उसमें जो 1913 से 2024 तक दोनों एक्ट में, सेंट्रल में और स्टेट में, ओनली फॉर मुस्लिम क्लियर कट लिखा था। क्लियर कट अनिवार्य है इसमें के सभासद मुसलमान होना जरूरी है। कहीं लिखा था उर्दू, इसको पढ़ते लिखते आना जरूरी है। अब क्या किया उन्होंने? अनिवार्य, कंपलसरी को निकाल दिया ये शब्द। अभी आप देखेंगे कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 22 जगह है। अब 22 में से उसका प्रेसिडेंट कौन है? अल्पसंख्यक मिनिस्टर। कौन है भाई उसका चेयरमैन? आज कौन बनेगा फिर अल्पसंख्यक मिनिस्टर? कौन है? रिजिजू। वाइस जो उपाध्यक्ष है वो कौन बनेगा? अल्पसंख्यक का स्टेट मिनिस्टर। वो कौन है भाई? वो गैर मुस्लिम है। आप देखेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम कौन है? कोई नहीं है। आप देखेंगे कि राज्यसभा सदस्य होना चाहिए एमएलसी, कहा है भाजपा के पास मुस्लिम? 2, 4, 2 ऑलरेडी गैर मुस्लिम 6। ऐसे करते करते वो 22 में से, मैं डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं, 14 लोग नॉन मुस्लिम 22 में से 14 आ रहे। और वही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 2 लाना चाह रहे या और कितने लाना चाह रहे, वो क्लियर कट उन्होंने उनका एफिडेविट मंगाया। 22 में से 14 वो आ रहे हैं अगर सेंटर में, तो फिर बहुमत किसके पास जा रहा है? 14 आ गए वो तो कोई भी ठहराव कर लेंगे ना। उसी तरह स्टेट में वो कर रहे हैं। स्टेट की बॉडी 11 की है, 11 में प्रेसिडेंट वही है। आज महाराष्ट्र के औकाफ के प्रेसिडेंट भरने साहब बन जाएंगे क्योंकि वो अल्पसंख्यक मिनिस्टर है। उपाध्यक्ष वही बनेगा जो उसका अल्पसंख्यक का राज्य मंत्री है। अब का है जलगांव, अपने महाराष्ट्र में भी मेंबर ऑफ आमदार भाजपा का नहीं है, वो आ जाएगा दूसरा। एमएलसी का है विधान परिषद पे, वो भी आ जाएगा दूसरा। आपको सोचने का मकाम है ये कि उन्होंने वो अनिवार्य शब्द निकाल के एक एंट्री कर दी है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को लाने, जो कि सर ने बताया कि वो हमारे संविधान के खिलाफ है। अभी सीईओ जो हमारा स्टेट का रहता हो कंपलसरी अनिवार्य मुस्लिम होना चाहिए, वहां पे भी अनिवार्य को निकाल दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एडीएम रैंक है वो ऑफिसर को जगह दी जाए। अभी जब अगर महाराष्ट्र में वो एडीएम नहीं मिलेगा तो वो जगह ऑलरेडी दूसरा है। इस तरह से वो 11 में से 7 हमारे नॉन मुस्लिम आ रहे, यानी वहां पे भी उनका बहुमत हो जा रहा है। इसके लिए हम इसको अपोज कर। दूसरा है 2 महिला कंपलसरी। अरे भाई अभी तक भी थी ना,
आंध्र प्रदेश में भी थी, केरल में भी थी, उधर आती थी ना, महाराष्ट्र में नहीं। अब वो कैसी 2 महिला आएंगी आपको मालूम है। हमको जलगांव वालों को अनुभव है कि हमारी महिला सुरक्षा समिति में जो 2 महिला रहती है, हमारी एक महिला, वो जब चलता उनका तड़जोड़, तो वो बोलता कि मेरा तो तलाक होगा, मैंने तो तलाक दे दिया। तो वो गैर मुस्लिम लेडीज, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैं जाता हूँ वहाँ काउंसलिंग को, वो बोलती नहीं तलाक नहीं हुआ, 3 तलाक बोल भी जाए तो कुछ नहीं हुआ, जा लेके। ऐसी महिलाएं वहां है। आज जो लखनऊ की हमारी प्रेसिडेंट है वक्फ बोर्ड की, उससे पूछा एक ने कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ के बताओ, तो उसको आयत, उसने क्या जवाब दिया अल्लाह को मालूम। ऐसी 2 महिला हमारे पे तलाक दे रहे। आप हाँ, मुस्लिम कहा कंपलसरी किए, फ्रॉम बैकवर्ड क्लास एंड ग्राम पंचायत, और उनसे आने वाले 2 सदस्य कंपलसरी मुस्लिम रहे। ये बिल में था और उसको उन्होंने पास किया है। वो आपको बता रहा हूं मैं कि हम इसलिए उसका अपोज कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा ये दोनों, इसमें सेंट्रल में भी और स्टेट में भी जो डायरेक्टर बनते थे उसमें 50% नॉमिनेट होते थे, 50% बाय इलेक्शन। अभी इन्हें कायदा कर डाले कि सेंट्रल में भी नॉमिनेशन होगा और स्टेट में भी नॉमिनेट होगा। अब वो किसको नॉमिनेट करेंगे? अगर उनके हम ख्याल का फारूक शेख होगा तो फारूक शेख को नॉमिनेट करेंगे। उसको आप देखते हैं अभी टीवी की इसमें कि कैसे कैसे 5 मुफ्ती जो डिक्लेयर हो गए कि किस तरह से वो उनको 100% साथ दे रहे, इसलिए हम उसको अपोज कर रहे हैं। अब उन्होंने जो वक्फ संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला, ये हट डाले हुए। मैं इसमें कोई ये नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, कहीं ये लिखा नहीं है। मुझे भी सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं और मैं 5 साल से मुसलमान। ये ओनली फॉर हमारे नो मुस्लिम के लिए नहीं है। ये 8 ऐसी लिखे है उन्होंने जिसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। 5 जो अगर मुझे वक्फ करनी है कुछ प्रॉपर्टी मेरी, तो मुझे पहला सवाल करेंगे। और दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, यहां पर ही बोल रहा हूं। अभी 2-1.5 महीना पहले जलगांव की कोर्ट ने बहुत अच्छे पैमाने पे नीतीश राणे की वर्सेस केस में मेरे से सवाल किए कि आप हट क्यों हुए। आपको उन्होंने मस्जिद में घुस के मारने का बोला, आपको उन्होंने वहां मारने का बोला, बट आप क्यों हट हुए? हु आर यू? मैंने बोला सर मेरा आधार लगा है, मेरा कार्ड लगा है, मेरा नाम है, मैं आई एम द फारूक शेख। कसम खुदा की कसमिया तौर पे बोल रहा हूं, ऑन डॉक्यूमेंट है। वो बोलता है कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट यू आर द मुस्लिम। ये अभी 1.5 महीने की केस, पिछले 15 दिन पहले रिजेक्ट किया, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लिए अभी परसों। वो मुझे बोलता है जज कि यू प्रूव दैट यू आर द मुस्लिम। मैं गया, मैंने लिविंग सर्टिफिकेट की जेरॉक्स लाया, कास्ट एंड रिलीजियस में लिखा था मुस्लिम, वो दिया। तो बोले ऑन रिकॉर्ड है ये सब, ये जेरॉक्स है, बोले हमको ओरिजिनल चाहिए। 3 दिन की मोहलत लिया। मेरा एजुकेशन जलगांव में होने की वजह से महाराणा प्रताप में जाके एसएससी पास का सर्टिफिकेट लाके उनको दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देते टाइम 10 पान का एफिडेविट का कि आपने ये 3 महीने 4 महीने की इसमें कितनी बार मौखिक ऑर्डर क्या क्या करे है, और वो हिसाब से आज मैं आपको, आपने मेरी जात पूछी, मेरा धर्म पूछा, वो पेज पे मैं आपको ये मेरा ये दे रहा हूं लिविंग सर्टिफिकेट। 10 पेज का एफिडेविट दिया, पढ़े, सीन करे एंड हेयरिंग, पुट अप फॉर हेयरिंग, या ऑर्डर कर। हम फिर तारीख को अगले खड़े रहे, हेयरिंग नहीं दी, रिजेक्ट कर दी। मुझे इतना कास्ट 22 पे से एक एडवोकेट, एक जज बोल रहा है कि 19 केसेस हो गए, ले काय को ला रहे उसको इधर, जाने दो ना, हो गया ना 19। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि वो जज, मैं नाम भी लूंगा उसका, मुझे कोई इतनी है, आज जलगांव कोर्ट में है, 3rd नंबर कोर्ट में है, और हमारे जज वसीम देशमुख साहब। अगर एक जज जो कितनी बार हेडक्वार्टर की मस्जिद में मेरे पड़ोस में रह के जुमा की नमाज अदा करते, वो मुझे सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो इन्होंने तो कायदे में लिख दिया है कि 5 साल होना। अभी कल को हमसे कोई वो पूछे, पहले बता तू, हमने एनआरसी के टाइम लिखे थे कि कागज नहीं बताएंगे, आज उन्होंने कायदा बना लिया कि 5 साल का होना। अब वो किसके लिए होना, क्या होना, ये इसके लिए हमको ये मंजूर नहीं। अब इन्होंने सबसे अहम कि वक्फ ट्रिब्यूनल की सदस्यता, अभी ये वक्फ बोर्ड का होगा, अब वक्फ ट्रिब्यूनल जो सर ने बताया कि जज रहता है, सेशन जज की इक्विवेलेंट पोस्ट है,
उसके बाद जो सेकंड पोस्ट रहती वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट रहती, और थर्ड जो रहता वो स्कॉलर मुस्लिम रहती। वहां पे भी उन्होंने कंपलसरी अनिवार्य मुस्लिम वर्ड को डिलीट कर दिया। जब नीतीश कुमार ने और इन्होंने चंद्रा बाबू ने ऑब्जेक्शन दिया, उनका पेपर है वो, तो उन्होंने थर्ड जो मुस्लिम स्कॉलर है वहां पे कंपलसरी मुस्लिम था, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब आपने देखा कि पुराने, क्योंकि मैं ईदगाह कब्रिस्तान से पिछले 30 साल से जुड़ा था, मेंबर था, सेक्रेटरी था, जो हमारे पुराने वक्फ एक्ट के 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पे दावा करता है तो उसका केस वक्फ ट्रीटमेंट में चलेगा। नए कानून में क्या किया, जो अभी अभी मेरे पहले बताया सर ने, कि नए कानून में आप नीचे की कोर्ट, यानी कौन सी कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सबसे पहले वो रेवेन्यू कोर्ट में भी जा सकता, वो सिविल कोर्ट में भी जा सकता, फिर उसके बाद उसको वो सेशन कोर्ट में भी जा सकता और हाई कोर्ट में भी जा सकता। यानी कितना आसान कर दिया। पहले अगर कोई ऐसा करता था, इंक्रोचमेंट करता था, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, उसकी पनिशमेंट 3 साल की। अभी जो सर ने बताया वो 100% ये, अभी उन्होंने उसको बेलेबल ऑफेंस कर दिया और ओनली 3 मंथ की पनिशमेंट करी। वकील साहब भी बैठे हैं 250 यहां, वो भी देखते हुए कि जहां चोरों का डर है इसलिए हम कायदा कैंसल कर रहे, और चोरों को डर को 3 साल की और नॉन बेलेबल ऑफेंस छोड़ के उसको बेलेबल करके उसको खाने के लिए मोकला कर रहे। ये कैसा कायदा बना रहे वो? इसके लिए हमने इसको अपोज किया। संविधान के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि संविधान की 14 इक्वलिटी, समानता, संविधान का 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी, और 301। अभी आपको वक्फ बाय यूजर का अगर मैं बताऊं, तो मैं जब परसों यावल में मीटिंग ले रहा था, जो वहां के ऑडिट करते हुआ है मेरे पास, बोले शेख साहब ये उतारा है हमारी सबसे बड़ी दरगाह का। मैंने हाथ में ना लेते उनको बोला कि उस पर नाम लिखा होगा, एक तो उस जमाने में होगा ग्राम पंचायत का क्या मुख्याधिकारी का, उन्होंने निकाल के देखा, होंगे शायद यहाँ मुख्याधिकारी नगर परिषद यावल। ये कायदा वक्फ बाय यूजर से क्या करेगा, उन्होंने जहां जहां सरकारी संपत्तियों पे नाम लगा है, वक्फ का नाम लगा नहीं है, क्योंकि हमने कभी रजिस्ट्रेशन करा नहीं, हमने कोई पेपर लगाया नहीं, जू ने जो अभी आप सामने आए कि बहुत ओल्ड, वो सब की सब। ये तो मैंने बहुत छोटी मिसाल बोला, लेकिन उनका जो स्टैटिस्टिक लाइन है वो 5739 जगह सरकारी ऐसी बड़ी बड़ी है जहां हमारे बड़े बड़े ईदगाह, कब्रिस्तान, खानका और मसाजिदें हैं, वो निकाल देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये कायदा है उनके हाथ में और उसको निकाला जाएगा। कोई अगर आके बोला कि ये चिराग हॉल 20 साल पहले मेरा था, अगर ये वक्फ करा हुआ रहता था तो वह आता था, तो उसकी इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करे। आपको मालूम है जिलाधिकारी कैसी मैजिस्ट्रेट करते हैं, वो भेजते हैं प्रांत को, प्रांत भेजता है तहसीलदार को, तहसीलदार भेजता है मंडल अधिकारी को, मंडल अधिकारी भेजता है तलाठी को, हम तलाठी के पास जाते, लिख लेते, कर लेते। अब 45 दिन में उसको रिजल्ट देना है, वो बोल जाए कि हाँ ये जमीन उसकी है, गए अपन तो काम से। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे कब्रिस्तान अभी तक हमारे नाम पर नहीं है, हमारे कितने ईदगाह है जो हमारे नाम पर नहीं है, जो गवर्नमेंट की लैंड पे से मिला है, क्योंकि वो ग्राम पंचायत अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, मुंबई प्रांत अधिनियम, इसके तहत उसका तुम्हारे को उसका अंतविधि करने की जगह उपलब्ध करा देना वो कायदा है, कायदे कहते हो तो देते, लेकिन नाम अपना लगता नहीं, इतर हक में या इतर इसमें लिखता मुस्लिम मसान कई कड़े, मुस्लिम दरगाह कड़े, पीरस्तान कड़े, ऐसा लिखा हुआ रहता। अब वो होता नहीं। आज उनके पास ये कायदे के तहत वक्फ बाय यूजर निकालने की वजह से वो कभी भी हमारे पे हावी हो सकते, कभी भी हमको वहां से बेदखल कर सकते। अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मेन वक्फ बाय यूजर लिमिटेशन ऑफ एक्ट और तुम ये 2 नॉन मुस्लिम ला रहे, उसके साथ तुम इनडायरेक्टली कैसे ला रहे, उसके लिए उन्होंने मांगा है। इस तरीके से इन्होंने ये सब कायदा मांगा, ये सब चीजें मांगी, और उसके लिए
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ 300 पिटीशन दाखिल हुई। आज सिर्फ 10 पिटीशनों पे वहां पे काम हो रहा था। तो आप एंड में कंक्लूजन ये करूंगा कि भाई अगर यह ऐसा कायदा है, बेशक हम कायदेशीर लड़ाई लड़ रहे, हमारे बड़े बड़े सब लड़ रहे, लेकिन आपको सबको पता है कि मीडिया ट्रायल का बहुत बड़ा इफेक्ट कोर्ट के फैसलों पर होता है। संख्या बल का फर्क कोर्ट के इस पे होता है, अखबारों के हेडिंग का फर्क कोर्ट पर होता है, हर एक चीज का फर्क वहां के इंसानों पर होता है कि यार ये इतने लोग आए, ये इतने लोग बोल रहे, जरा देखो तो सही। अभी हम जो जा रहे हर जगह जगह बार बार ये जब बता रहे डॉक्यूमेंट दे रहे कि ये मेरा नहीं है, ये बिल के काम है, ये आपको ये इसका पेपर है, जब उनके समझ में आ रहा है कि यार ये तो ना बाकी ये तो तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई, तो इसके लिए हमको अभी एक भाई आए मेरे पास, बहुत जिम्मेदार है कि यहाँ बहुत बड़े ऑफिसर खड़े हैं, इसकी न्यूज फ्लैश करना क्या नहीं करना। मैंने कहा भाई पहले फुर्सत में करो, क्योंकि जब ये मीटिंग हो रही थी उसके पहले हमने जब बात किए थे उमरन मौलाना से, उन्हें कहा था कि छोटी छोटी तुम्हारी हरकतें जो लोकशाही तंत्र के हिसाब से तुम कर रहे हैं, जो संविधान के तहत कर रहे हैं, वो छोटा मोर्चा हो, वो छोटे निदर्शन हो, वो छोटा साकली उपोषण हो, वो छोटा धरना हो, वो तुम्हारा जेल भरो हो, वो तुम्हारा जो भी हो, उसके तुम हाईलाइट करो, हमको भेजो, हम आगे भेजेंगे और इसको हमेशा जिंदा रखो। हर जुमा को तुम सीधे हाथ पे काली पट्टी बांधो, हर जुमा के दिन तुम कुछ ना कुछ करते रहो, तुम्हारी हमारी मस्कुरात को लाओ, उनसे करो। तो ये हमको करना पड़ेगा। हम लोकशाही तंत्र के हिसाब से ये करो, जोश से नहीं करो, होश से करो और हर चीज को अपने डॉक्यूमेंट्री रखो और हर चीज को भेजो। ये शॉर्ट में मैंने आपको हमको ये उम्मीद जो कायदे का नाम रखे उन्होंने क्यों नहीं चाहिए, ये 25 मिनट में बताने की कोशिश करो। बेशक वक्त तो बहुत ज्यादा लगता है हर चीज को समझाने को, या वक्त बाय यूजर को समझाने में कम से कम 2 घंटे लग जाते। कल हमको अम्बरनेर में 1.5 घंटा लगा, जब लोगों के समझ में आता है कि ये वक्त बाय यूजर क्या है और ये टैक्सेशन ऑफ लिमिट क्या है। खैर दोस्तों, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, जितना मुझे बोलते आया, जितना समझा वो मैंने पूरा क्या पूरा आपको यहाँ बोलने की बताने की कोशिश की। लेकिन आप सबको तैयार रहना है, आप सबको अपना हक की लड़ाई लड़ना है, आप सबको अपने अपने तौर पर सिर्फ दुआ नहीं बल्कि आपको अपने अपने तौर पर अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो करके आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई कमी नहीं है, 6 जून तक की नहीं, ये तो पहला चरण है। उसके खुशखबर इस जिलजिलाती गर्मी में ठंड का एहसास पाए आलीशान वाटर पार्क में। जी हाँ, अब अपने भुसावल शहर में ही इस तपती धूप से राहत पाए सिर्फ और सिर्फ आलीशान वाटर पार्क में, जहाँ पाइए अपनी फैमिली के साथ खुशियों की बहार, जहाँ आपको मिलेगा हिल स्टेशन जैसा ठंड का एहसास। यहाँ आपको अलग अलग वाटर राइड्स, स्विमिंग पूल और अन्य कई सारी राइड्स उपलब्ध होगी। साथ ही साथ आपके खान पान की भी व्यवस्था की गई है, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, आज ही आइए और आलीशान वाटर पार्क का मजा उठाइए। तो पता ना भूलिएगा, नेशनल हाईवे नंबर 53 सुंदरनगर के सामने भुसावल।